जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है दोस्तों। वो लम्हा संवार लीजिए जहां पर ये जिंदगी आज खड़ी है। ये जिंदगी आज खड़ी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। देखते रहिए दीपक लक्ष्य अब चैनल, जो आपको मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगा। विद्यार्थियों, सफल बनने के लिए सबसे पहले असफलता का डर मन से निकालना पड़ेगा। प्रतिदिन का एक टाइम टेबल होना जरूरी है। अगर आपके कामयाब होने का संकल्प मजबूत है तो असफलता आपको कभी डरा नहीं सकती है। सीखने के लिए जुनून पैदा कर लीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से रुकेंगे नहीं। यदि वास्तव में सफल होना चाहते हो तो इन 5 बातों को दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दीजिए कि मुझसे ना हो पाएगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा अभी मूड नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास समय नहीं है। तो फिर आइए जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन सुगमता पूर्वक मिलता रहे। कक्षा को लाइक कमेंट कर एक बार सभी लोग शेयर मार दीजिए और आज के सेशन को पूरा देखिएगा। महत्वपूर्ण पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या है? निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है? अज्ञेय बोले तो विद्यार्थियों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। विकल्प हैं आपके महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्रा, भग्नदूत, कालजयी। कौन सी रचना नहीं है इनमें से अज्ञेय जी की? आप सभी लोगों को बताना है। तो आप सबने यदि इस प्रश्न के लिए अपना उत्तर दिया है विकल्प डी कालजयी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। ये रचना जो है अज्ञेय जी की नहीं है। और महावृक्ष के नीचे, भग्नदूत, सागर मुद्रा, ये सभी रचनाएं अज्ञेय जी की हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर जो है कालजयी, ये रचना है किसकी विद्यार्थियों? तो वो है आपके भवानी प्रसाद मिश्र जी की। किस प्रकार की रचना है ये? तो ये है खंड काव्य। इसका प्रकाशन कब होता है? 1980 ईस्वी में। भवानी प्रसाद मिश्र जी को सहजता का कवि कहा जाता है। इनके प्रमुख काव्य हैं कमल के फूल, वाणी की दीनता इत्यादि। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अर्थात वे लीक पर चलने वाले कवि नहीं हैं, वे अपना रास्ता स्वयं खोज लेते हैं। अज्ञेय जी के प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि वो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग विद्यार्थियों। आपका अगला प्रश्न है पूर्वा कविता किसकी है? अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। किसकी है पूर्वा कविता? तो वो है आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। और इसका प्रकाशन कब होता है? 1965 ईस्वी में। अज्ञेय जी को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। भग्नदूत 1933 ईस्वी, चिंता 1942 ईस्वी, इत्यलम 1946 ईस्वी, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी। ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं किसकी हैं? अज्ञेय जी की। और नई कविता नाम जो है ये अज्ञेय जी का दिया हुआ है हिंदी साहित्य में। फिर आपका प्रश्न है व्यक्तिगत के रचयिता कौन हैं?
शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किसकी है ये व्यक्तिगत रचना? आप लोगों को अपना उत्तर देना है। तो ये है आपके भवानी प्रसाद मिश्र जी की। आगे बढ़ते हैं। ये जो व्यक्तिगत रचना है भवानी प्रसाद मिश्र जी की, इसका प्रकाशन कब होता है? 1973 ईस्वी में। कहानीकार उदय प्रकाश जी ने भवानी प्रसाद मिश्र जी को कविता का गांधी कहा है। क्या कहा है? कविता का गांधी। और भवानी प्रसाद मिश्र ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, जिसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ है। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, टूटने का सुख, गीत फरोश इनकी चर्चित कविताएं हैं। किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र जी की। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। किसकी है रचना महावृक्ष के नीचे? तो वो है आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। और महावृक्ष के नीचे ये जो काव्य संग्रह है, इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1977 ईस्वी में। अज्ञे जो है अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। हिंदी कविता आंदोलन में नई कविता नाम जो है अज्ञे जी ने ही दिया है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं सागर मुद्रा 1970 ईस्वी, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 ईस्वी, नदी की बांक पर छाया 1981 ईस्वी। चलते हैं हम सभी लोग अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1960 ईस्वी। कब प्रकाशन हुआ है दूसरे सप्तक का? 1951 ईस्वी में। और तार सप्तक का प्रकाशन कब होता है विद्यार्थियों? 1943 ईस्वी में। अज्ञे जी ने अपने जीवन काल में 4 सप्तकों का प्रकाशन किया है और इन चारों सप्तकों में 7 प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं संग्रहित की गई हैं। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग हिंदी में नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवादी रचनाएं निबंध में किया था। इसके उपरांत विद्यार्थियों हम लोग जानेंगे कौन से तार सप्तक में कौन से कवि शामिल हैं। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ है। इसमें आपके अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल के नाम आते हैं। दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ है। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय का नाम आता है। उसके उपरांत है तीसरा सप्तक, और तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ है? 1959 ईस्वी में। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देवनारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्त चौधरी इसमें शामिल हैं। चौथा सप्तक कब प्रकाशित हुआ है? 1979 ईस्वी में। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर इसमें शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध, सुदामा पांडे धूमिल, रघुवीर सहाय, बाबा नागार्जुन। किसकी हैं ये पंक्तियां? तो आपके गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। आगे बढ़ते हैं। ये जो काव्य पंक्तियां हैं
गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविता अंधेरे में से ली गई है। और ये पंक्ति चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संग्रहित है। इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 ईस्वी में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। मुक्तिबोध जी की अन्य रचनाएं हैं भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती इत्यादि। फिर जो है हम अन्य पंक्तियों को देखेंगे किसकी है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। किसकी है? बाबा नागार्जुन जी की। राष्ट्रगीत में भला कौन वो भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। किसकी है ये? रघुवीर सहाय जी की। फिर आपकी अगली पंक्ति है कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, सुदामा पांडे धूमिल जी की है। आगे देखेंगे। फिर आपका प्रश्न है गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा जगी? आगे पीछे धागों को तोड़ दो, अनचाहा नृत्य करने दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो, अपने मन के छंद छूने दो। तो गुस्से से उबली कठपुतली के मन में क्या इच्छा जगती है? अनचाहा नृत्य करने दो। फिर आगे देखते हैं कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा रचित ये कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि जो है स्वाधीनता के महत्व का संदेश देना चाहता है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की प्रमुख कृतियां हैं गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या इत्यादि। फिर आपका अगला प्रश्न है आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है? पहाड़, नदी, वन, सागर। क्या है इसका उत्तर? तो वो है पहाड़। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता है। और ये पंक्ति विद्यार्थियों किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। और शाम एक किसान कविता से ली गई है। इन पंक्तियों में पहाड़ को किसान के रूप में, नदी को चादर के रूप में और सूरज को चिलम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिर आपका प्रश्न है अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती हैं जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है उसे हम लोग आगे देखते हैं। विकल्प हैं आपके रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, निर्मला जैन, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो अंधेरे में कविता के विषय में जो है ये कथन किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह जी का। और अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी। मुक्तिबोध जी को गहन अनुभूति का कवि कहा जाता है, तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। अंधेरे में यह एक लंबी कविता है जिसका प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 ईस्वी में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ है। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी शैली में की है। रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव कहा है। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने क्या कहा है? वो काव्य नायक संघर्षरत है,
इसलिए उसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। वो सकर्मक है, शक्ति का पुंज है, किंतु फटे हाल है, क्योंकि वो करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों के प्रतिनिधित्व बनता है करता है। ये संस्कृति पुरुष मध्य वर्ग के आदर्शवादी दृढ़ चरित्र और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगाता है चक्कर, आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, उसे आप लोगों को बताना है। चलिए देखते हैं। कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। कविता का आरंभ रहस्यमय दृश्य से होता है। नाटकीय आरंभ है। वो रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई रचनाकार की अभिव्यक्ति है। तो इनमें से जो कथन सही नहीं है अंधेरे में कविता के विषय में, वो है आपका विकल्प ए। यहाँ पर लिखा है चमत्कार मात्र, इसीलिए ये बात गलत हो जाती है। कविता का आरंभ रहस्यमयी दृश्य से होता है, ठीक बात है। प्रारंभ इसका नाटकीय है, ठीक बात है। और वो रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई रचनाकार की अभिव्यक्ति है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, अगले क्रम में देखते हैं क्या है। गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि हैं। और तार सप्तक का प्रकाशन कब होता है? 1943 ईस्वी में। इनकी जो है अन्य काव्य कृतियां हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी में, भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी में प्रकाशित होती है। मुक्तिबोध ने यानी चांद के मुंह टेढ़ा बताकर पारंपरिक व अभिजात सौंदर्य बोध को नष्ट करना चाहते हैं। अंधेरे में कविता की ये जो क्या है, लंबी कविता की विधा में आती है। फिर शमशेर बहादुर सिंह जी ने अंधेरे में कविता के विषय में क्या कहा है? यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। फिर आपका अगला प्रश्न है, अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा। पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है? आत्मपरक जड़ीभूत सौंदर्य अभिरुचि का तिरस्कार, मस्तिष्क शिराओं में तनाव पैदा करने का आग्रह, कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का संकल्प। तो जो सही नहीं है आपका विकल्प सी, कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार। बाकी आत्मपरक जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि सही है, मस्तिष्क शिराओं में तनाव पैदा करने का आग्रह सही है, और अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का संकल्प भी बिल्कुल सही है। फिर गजानन माधव मुक्तिबोध जी को खबर या भयानक बात का कवि कहा जाता है। अंधेरे में कविता का आरंभ अत्यंत नाटकीय और रहस्यात्मक ढंग से फैंटेसी के सहारे मय के रूप में एक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी की चिंता से होता है। मुक्तिबोध के अधिकांश समीक्षकों ने अंधेरे में कविता की व्याख्या करते हुए उसे एक परम अभिव्यक्ति की खोज, अपनी अस्मिता या सामाजिक अस्मिता की तलाश, अपने को साधारण जन में विलय करने के मार्ग की तलाश आदि से संबद्ध करके देखा है। मुक्तिबोध आत्म संघर्ष तथा आत्म साक्षात्कार के कवि हैं। किस प्रकार के? आत्म संघर्ष तथा आत्म साक्षात्कार के कवि। लेकिन उनका ये संघर्ष और साक्षात्कार नई कविता के अधिकांश कवियों की तरह केवल आत्मा या
स्व तक सीमित न होकर सामाजिक संघर्ष, जगत साक्षात्कार की ओर उन्मुख हो जाता है। मुक्तिबोध जी की चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, अंतःकरण का आयतन। फिर हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है? कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, विजय देव नारायण शाही। कौन नहीं है तीसरे सप्तक का कवि? तो वो हैं आपके धर्मवीर भारती जी। तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब होता है उसे हम लोग देखते हैं 1959 ईस्वी में। और इसमें कवि कौन कौन से हैं? प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी इत्यादि। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन हैं? अज्ञेय, मुक्तिबोध, माथुर, दुष्यंत कुमार। कौन है अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता? तो वो हैं आपके गजानन माधव मुक्तिबोध जी। मुक्तिबोध जी की अन्य दो काव्य कृतियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी? चांद का मुंह टेढ़ा है, इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ है। भूरी भूरी खाक धूल, इसका प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ है। अंधेरे में कविता का पहली बार प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 ईस्वी में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं, मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। फिर मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी शैली में की है। इनकी अन्य चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती इत्यादि। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? रामविलास शर्मा, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध। कौन है तार सप्तक के संपादक? तो वे हैं आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। अज्ञेय जी के संपादकत्व में हिंदी साहित्य में 4 तार सप्तक प्रकाशित होते हैं। कितने? 4। कब कब होते हैं और कौन कौन से हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है तार सप्तक, इसका प्रकाशन हुआ है 1943 ईस्वी में। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में। चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। अज्ञेय जी ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? चौथा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, किसमें आने वाले कवि हैं ये? तो वो हैं आपके तीसरा तार सप्तक। और तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब होता है? 1959 ईस्वी में। इस तीसरे सप्तक में कौन कौन से लोग आते हैं? प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी।
अज्ञेय जी ने 4 तार सप्तक निकाले थे, प्रकाशित किए थे। कब कब? तार सप्तक 1943 ईस्वी में, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, मांझी के पुल से कितनी दूर है मांझी का पुल? कौन बड़ा है, वो जो नदी पर खड़ा है मांझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर? इन पंक्तियों के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती। तो ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? केदारनाथ सिंह जी की। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय, नरेश मेहता। तो इनमें से जो विद्यार्थियों तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि हैं उनका नाम क्या है? अज्ञेय। और अज्ञेय जी अपने जीवन काल में 4 सप्तक प्रकाशित करते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तार सप्तक 1943 में, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। और धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। और प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित की गई हैं। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम सही है? पहला तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तार सप्तक, तीसरा सप्तक। तो इसमें है क्या विद्यार्थियों, जो पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ था किस नाम से हुआ था, ये जो है पूछा जा रहा है। तो जो पहला तार सप्तक है वो तार सप्तक के नाम से प्रकाशित हुआ था, इसलिए विकल्प सी आपका सही उत्तर माना जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि हैं, वे कैशोर भावुकता के लेखक हैं, वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। तो जो सही नहीं है आपका विकल्प ए है। क्यों? वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी लिखा है, विरोधी वो नहीं थे, व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर हैं, किशोर भावुकता के कवि हैं, मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं धर्मवीर भारती जी। फिर अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? मुक्तिबोध भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है, ये तो सही है। पिघलते पत्थर रांगे राघव जी की रचना है, ये भी सही है। अजय खंडहर यही गलत है, ये निराला की रचना नहीं है। प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचना है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर अजय खंडहर किसकी रचना है विद्यार्थियों? तो वो है आपके रांगे राघव जी की। आगे देखते हैं, आपका प्रश्न है, जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय। किसका काव्य संकलन है जमीन पक रही है? तो वह है आपके केदारनाथ सिंह जी का। केदारनाथ सिंह जी की अन्य काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं उसको हम लोग देखते हैं। अभी बिल्कुल अभी,
यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य रचनाएं। बाघ इनकी जो है लंबी कविता में गिनी जाती है। टॉलस्टॉय और साइकिल इत्यादि। फिर जो है हम लोग देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की काव्य कृतियाँ। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। सुदामा पांडे धूमिल जी की काव्य कृतियाँ हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इत्यादि। फिर जो है रघुवीर सहाय जी की काव्य कृतियों को हम लोग देखते हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था इत्यादि। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, इनमें से एक काव्य संग्रह है, अज्ञेय जी का नहीं है, उसे आप लोगों को बताना है। आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा। कौन सा काव्य संग्रह नहीं है अज्ञेय जी का? तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी धरती, तो सही होगा, क्योंकि धरती ये रचना किसकी है? त्रिलोचन शास्त्री जी की। इसके अतिरिक्त जो है त्रिलोचन जी की अन्य रचनाएं हैं, चैती, मैं उस जनपद का कवि हूँ, अमोला इत्यादि। और आंगन के पार द्वार, ऐसा कोई घर देखा आपने, सदा नीरा, ये सभी रचनाएं अज्ञेय जी की हैं। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय जी की है? संसद से सड़क तक, मछली घर, हरी घास पर क्षण भर, साये में धूप। तो जो रचना इनमें से है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी की, उसका नाम क्या है? हरी घास पर क्षण भर। और संसद से सड़क तक ये रचना किसकी है? सुदामा पांडे धूमिल जी की। मछली घर रचना किसकी है? विजय देव नारायण शाही जी की। और साये में धूप ये गजल संग्रह किसका है? दुष्यंत कुमार जी का। फिर अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता, केसरी कुमार। तो किसकी रचना है संशय की एक रात? आपके नरेश मेहता जी की। इसके अलावा चैत्या, प्रवाद पर्व, अरण्या, नरेश मेहता जी की अन्य काव्य कृतियां हैं। अरण्या रचना के लिए नरेश मेहता जी को वर्ष 1988 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और नरेश मेहता जी को उनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए वर्ष 1992 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया है, जो कि हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो आज के सत्र को विद्यार्थियों हम यहीं पर समाप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखा जाना समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सत्र आपको पसंद आएगा, आपके लिए लाभदायक होगा। आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने साथी मित्रों को चैनल पे जोड़ते जरूर रहिएगा, यही आप सभी से गुजारिश है। और हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। मिलेंगे आप सभी को पुनः से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी को विद्यार्थियों।